गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि मैंने कहा था मैं लेक्चर लेके आऊँगा, मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ दोबारा से फिर से। और देखिए, इसका पहला पार्ट आ चुका है और ये दूसरा पार्ट है, तो आप इसके बारे में बहुत जानेंगे और बहुत ही शॉर्ट डिटेल दूंगा। डिटेल रहेगा मगर शॉर्ट में, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और समझ भी आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि शिल्पकार यानी जो पत्थरों पे चित्र बनाते थे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, ये शैल चित्र है यानी पत्थर पे कुरेद के बनाया गया चित्र है, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। पुरा स्थल वो प्लेस होते हैं, वो स्थान होते हैं जहाँ पे कोई पुरानी चीज़ें पाई गई होती है। जैसे ये हथौड़ा है, सपोज दैट ये हथौड़ा है, ठीक है। वैसे तो ये कुछ अजीब ही कुछ लग रहा है ना। तो ये हथौड़ा हो गया, मान लीजिए। ये हथौड़ा को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ये हथौड़ा है, मैं यहाँ पे बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले यहाँ पर छोड़ आया था, ठीक है। और जब यहाँ पे खुदाई हुई, ये हथौड़ा मिला, तो ये जो प्लेस है वो क्या कहलाएगा, ये पूरा स्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरा स्थल, ठीक है। आप लोग समझ गए। आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं और के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया पूरा स्थल के बारे में। आग की खोज के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आग की खोज है ना, फायर। आगे देखते हैं आग की खोज। इसने बोला है मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफ़ा देखने के लिए, ठीक है। उसमें जहाँ पे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे? कुरनूल की गुफ़ा में। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना। आरंभिक यानी पुराने लोग जो थे वो आग जलाना सीख गए थे, पत्थर से पत्थर लड़ा के आग जलाना सीख गए थे, है ना। फायर स्टार्ट हो गया था और लोग मांस, है ना, मांस को भूनने के लिए, जानवरों को डराने के लिए भी यूज कर सकते थे, है ना। और भी अंधेरा था तो उजाले के लिए यूज कर सकते थे फायर का, है ना। अब आपको कुरनूल गुफा में दिखाता हूँ। आते हैं मानचित्र 2 में। ये देखिए, ये हैं कुरनूल गुफाएं और ये आपकी ये कुरनूल गुफाएं हैं, ठीक है। कुरनूल गुफा दिख गई ना आपको? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि, एक मिनट, हाँ, ये देखिएगा, ये आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। नाम और तिथियाँ जैसा कि इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको पढ़िएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में, शॉर्ट डिटेल में, ठीक है। पहले आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 12,000 समथिंग है, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद, उनके बड़े बड़े नाम लिखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे, मैंने बता दिया। यह दो शब्द यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों के महत्व को बताता है ना। नाम ही से पता चलता है पूरा पाषाण, है ना, पुरानी चीज़ों का जहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। पता ही चल गया आपको, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, ठीक है। तो पुराने पत्थर जहाँ पाए जाते थे उसका नाम, उस काल का नाम हम लोग रख दिए पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है ना। इसका टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हिस्ट्री समझनी है तो टाइम पीरियड बहुत समझना पड़ेगा हम लोग को, है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ, समझा दूँगा, है ना। तो 20 लाख साल से, सॉरी, से 12,000 साल तक, ठीक है। ये कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है? ये टाइम पीरियड कहलाता है पूरा पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है ना। देखते हैं, देखिए, हाँ, इस साल के दौरान माना जाता है, इस भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, ठीक है। ये समझ लिए पूरा पाषाण युग हो गया। इसको
इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। पहला कौन सा हो गया? आरंभिक, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य, और तीसरा हो गया उत्तर। इसमें पाषाण काल आप लोग जोड़ लीजिएगा, स्क्रीन पर उतनी प्लेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप लोग तो समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे, है ना। तो आगे आते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में इन्वायरमेंट बहुत चेंज हुआ था, ठीक है। जैसा इसमें दिया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है, ठीक है। समझ में आया आपको? 12,000 से लेके 10,000 तक कौन सा प्लेस माना गया है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण चेंज हुए थे, बहुत सारे मौसमी बदलाव हुए थे, पानी में चेंज हुए थे, केमिकल रिएक्शन हुए थे, जिस कारण इसको मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल होता है बच्चों 12,000 साल से पहले से लेकर इस काल के पाषाण औजार, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ठीक है। इस काल के औजार बहुत छोटे होते हैं, किस काल के? मध्य पाषाण काल के, ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः औजारों को हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसिया और औजार मिलते थे, ठीक है। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, ठीक है। इसमें कुछ खास और देखते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? इस कुछ स्थान के नाम दिए गए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं आज स्पेशली, क्योंकि देखिए पुराने प्लेस का नाम तो हम लोग को पता नहीं है ना, कि कश्मीर था, ये क्या था, ये क्या नहीं था, है ना। तो हम लोग अपने हिसाब से या फिर पुरातात्विक अपने हिसाब से नाम को लिखते हैं, है ना। या फिर वहाँ पे जो चीज़ पाई जाती है उस प्लेस पे पाई जाती है, या फिर उस चीज़ के नाम पर डिपेंड कर दिया जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि नवपाषाण काल कब तक था? नवपाषाण काल कब तक था? नवपाषाण काल था आपका 10,000, है ना। कितना? 10,000 साल से पहले, ठीक है। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल से पहले होती है, 10,000 साल से स्टार्टिंग होता था इसका, ठीक है। और आगे देखते हैं बदलती जलवायु, है ना। बदलती जलवायु कब बदले बच्चों? जलवायु बदले 12,000 में, जिसमें मेसोलिथिक एज चल रहा था, मध्य पाषाण काल चल रहा था, ठीक है। और इसमें जलवायु को बड़े बदलाव आए, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा, पेड़ पौधे उगने लगेंगे, है ना। पेड़ पौधे जब उगने लगेंगे तो फिर उसे खाएंगे एनिमल, है ना। वैसे एनिमल का तो मान लीजिए ऐसे बना देते हैं, है ना, ऐसे। ओ ये तो डायनासोर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए एनिमल खाएंगे, ठीक है। एनिमल खाएंगे तो धीरे धीरे लोगों को एनिमल का ज्ञान होने लगा, है ना। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, लगभग 12,000 साल में दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और जानवरों की संख्या जो घास खाकर ज़िंदा रहते थे, है ना, जो घास खाकर ज़िंदा रहते थे उनकी संख्या बढ़ी। क्यों संख्या बढ़ी? क्योंकि उस समय अपना पेड़ पौधे उग रहे थे, मौसम चेंज हो रहे थे, है ना। और जो लोग जानवर का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए, खाने पीने की आदतों और प्रजनन की जानकारी हासिल करने लगे कि लोग जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही काल में मछली भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, है ना। लोग मछली भी खाने लगे और धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लोग जानवरों के साथ रहना और उसे पालना सीख गए, है ना। नॉर्मली लोग स्टार्टिंग में उसी को बनाते थे, पशु मतलब उसी को ही पालतू बनाते थे, जिसका मतलब जो व्यवहार से अहिंसावादी होता था, मतलब जो किसी को मारता नहीं था, है ना। नहीं तो शेर को पालने गए, उल्टा खा गया तो, है ना, फालतू काम क्या करना फिर, है कि नहीं। तो अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत, है ना। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगते थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, है ना, शायद, है ना। साथ ही वह भी सीखने लगे होंगे
आज वहाँ कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए, है ना। पहले वो लोग देखे, वॉच किए कि ये कैसे उगता है, कहाँ उगता है, कैसी कंडीशन इसको चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग खुद उगाने लगे, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर लोगों ने अपने घरों के आसपास क्या रखा, चारा रखा, है ना। चारा यानी ऐसा कुछ खाने का आइटम रखा जिसको जानवर खाते हैं, है ना। तो वो खाने आए तो उसे खाए तो फिर जानते ही हैं जानवर प्यार के भूखे होते हैं। परच गए तो लोग पालना स्टार्ट कर दिए। और बकरी, गाय, सूअर, जानवर जैसे जानवर धीरे धीरे लोग पालना स्टार्ट किए। और सबसे पहले जो पालतू पशु था अपना, वो अपना था प्यारा डॉगी, मगर वो जंगली डॉगी था। हाँ, आज का जो अपना डॉगी है वो प्यारे प्यारे वाले नहीं, वो जंगली कुत्ते हुआ करते थे, है ना, एकदम ख़तरनाक हल्क टाइप, है ना। तो हाँ, मतलब देखते हैं आगे। ओके, बसने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं, है ना। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, है ना। बसने की प्रक्रिया यानी एक जगह पे सेटल हो जाना, अपना घर वर अपना सब कुछ सेट कर देना, ठीक है। और अपनाए गए पौधेदार जानवर अक्सर जंगली पौधेदार जानवरों से भिन्न होते। इसकी वजह यह कि बसने की प्रक्रिया की दशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं ना। क्या समझे आप? इसकी वजह यह कि बसने की प्रक्रिया की दशा अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों का चयन करते जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ठीक है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुन के जिनके दाने बड़े हों, अनाज पैदा हो, है ना, मजबूत हो, ठंडल हो। हम लोग को जाना मतलब वैसी चीज़ को लोग देखा करते थे जो अपने लिए बहुत ही सिंपल हो, है ना। ऐसी चीज़ें जो अपने लिए सिंपल हो, जिसको यूज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा उसका हमें देखभाल ना करना पड़े, ज़्यादा उसके ऊपर हमारा स्पेंड ना हो, खर्च ना हो, है ना। ठीक है, अब उन्हीं जानवरों को आगे प्रेजेंट करने के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, है ना। अहिंसक मतलब जो मार काट नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर से पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं ना। देखिए, जंगली जानवर के सींग और दांत होते इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब मांस को खाना होगा, कच्चा खाना होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, घर पे क्या हो गया, लोग पेडिग्री देने लगते हैं, है ना। प्यारी प्यारी बाबू बाबू बुल्लू बुल्लू करके जो है कुत्ते को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह होना भी चाहिए। तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो इन दांतों में फ़र्क बताना है, ये फ़र्क बता दीजिए आप, कौन से जंगली सूअर के हैं और कौन से कॉमन सूअर के हैं जो अगल बगल रहते हैं। ये जंगली सूअर के हो गए, कॉमन सूअर के हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली, है ना। तुम किसी पौधे के बीज को देखकर तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो देखभाल के लिए वहीं पर रहने लगे, है ना। अब आप कोई पौधा कहीं पर उगाएंगे, है ना, तो उसी के अगल बगल रहना चाहेंगे, है ना। कहीं खेती करेंगे तो उसी के अगल बगल रहना चाहेंगे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि यूपी में उगा रहे हैं तो बिहार में जाके रह रहे हैं, है ना। तो कैसे देखभाल करने के लिए आएंगे, आप ही बताइए। तो लोग जब देखभाल करने के लिए वहीं पे रहने लगे तो वहीं पे वो लोग वहीं के निवासी हो गए, वहीं पे डेवलप होना वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो धीरे धीरे लोग जो जंगली थे उससे सभ्यता की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, सभ्य होने लगे, है ना। और ये देखिएगा, अनाज को भोजन और बीजों दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी, है ना। भंडारण यानी सेव करना, है ना। अनाज को क्या करना, सेव करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, है ना। लोग ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी रखते थे, है ना। और बर्तन भी बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, टोकरी ओकरी, है ना। तो इसमें अपना अपना अनाज वो लोग रखेंगे, है ना। अपना भंडारण करेंगे बर्तनों के समय, अपना
वर्क करेगा, है ना। तो आते हैं आगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, है ना। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, ठीक है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडारण का एक तरीका है ना। पशुपालन से भोजन मिलता है, आपको भी पता है। मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, और ये सब सारी चीज़ें हैं ना। और आगे आते हैं। पाओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, है ना। आरंभिक यानी शुरुआती जो कृषक थे उनके बारे में। और देखते हैं, मानचित्र 2 में देखना है। इसमें नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। उपमहाद्वीप के बारे में मैंने बताया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें सबसे पश्चिमोत्तर महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। हम लोग को नीले वर्ग को देखना, पहले मैं आपको दिखा दूं मानचित्र में नीले वर्ग को। ये देखिए आ गया नीला वर्ग, हो गया ये आपका नीला वर्ग, है ना। ये नीला वर्ग हो गया, ये नीला वर्ग हो गया, है ना। ये सब नीले वर्ग हैं। ये देखिए आपको दिला कोल्डिवा और महागड़ा, चिरांद, है ना। ये सब जगह पे क्या मिले हैं। ये हो गया आपका बुर्ज होम। यहाँ पे गड्ढा घर भी मिला है ना। गड्ढा घर यानी लोग सीढ़ियों से उतर कर नीचे घर बनाए थे ज़मीन के नीचे, और वहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना। तो बुर्ज होम कश्मीर में गड्ढा घर मिला है। आगे दिया भी हुआ है इसमें, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे देखिए, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं ना। कौन अध्ययन करता है हड्डियों का और नमूनों का, ये सब का अध्ययन कौन करता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, आंसर दीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझकर गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, ठीक है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। बहुत जगह बच्चों मिले हैं अनाज के दाने जले हुए, है ना। या तो वो आग लगाए गए होंगे या जल गए होंगे, दोनों में से एक हुआ होगा। आग लगाने वाले बहुत मिलते हैं और अपने से भी जाते हैं, आपको तो पता है, ये लाइफ है ना। आगे बढ़ते हैं। स्थायी जीवन की ओर, ठीक है। ये थोड़ी सी देख लेते हैं। पुरातत्व को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, वर्तमान में गर्तवास कहते हैं। इन लोगों को उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्व की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर रहते थे। जैसा मैंने बता दिया, जो कश्मीर वाला अपना एरिया है बच्चों, है ना। मान लीजिए कश्मीर है, मतलब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना। फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये मान लीजिए अपना कश्मीर है, तो यहाँ पे है अपना बुर्ज होम। यहीं पे गड्ढा घर मिला है, यानी ज़मीन के नीचे लोग गड्ढा करके सीढ़ी से उतरते थे और वहाँ पे रहते थे। तो और मौसम के अनुसार अपना करते थे, ठीक है। यानी कि वो लोग डेवलप हो गए थे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार की ओर अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती है, ठीक है। ओखली और
मसूल का प्रयोग अनाज के वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे औजार पाए गए हैं जो पूरा पाषाण युग से भी भिन्न है। ठीक है, यानी उसे नवपाषाण युग का कहा गया है। ठीक है, लोग पीसना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। लोग पीसना स्टार्ट कर दिए, मूसर का लोग यूज करने लगे थे, है ना। गांव में आप लोग जाइएगा तो देखिएगा, लोग, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो पीसने का काम करती हैं। ठीक है, उसे प्राचीन प्रस्तुत औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार कुछ ऐसी औजारें, और देखिए औजार लोग इस तरह का बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये देखिए, ये औजारें, इस तरह की औजारें वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। ये देखिए पैनी औजारें हैं, इसको पैनी औजारें कहते हैं, है ना। इसको कौन सी औजार कहते हैं? पैनी औजार, जिसकी बहुत नुकीली होती है उसे पैनी औजार कहते हैं, है ना। इसको नॉर्मली पॉलिश करके बनाया जाता था। ठीक है, और आगे आते हैं। देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन्हें अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, है ना। लोग नवपाषाण युग में बर्तन भी बनाने लगे थे। ठीक है, चावल, गेहूँ, दलहन और अनाज सबसे महत्वपूर्ण आहार का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, इनके साथ अब लोग कपड़े बुनने लगे थे, कपड़े बुनने लगे थे। इसके लिए कपास के पौधे लगाए जा सकते थे। ठीक है, और नीचे आते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जाहिर सी बात है, मौसम पे किसी का बस नहीं है, तो मौसम के अनुसार लोगों को ढलना होगा, है ना। तो लोग मौसम के अनुसार ढलना सीख गए थे, कैसे मौसम में हमको सरवाइव करना है ना, कैसे सरवाइव करना है या जीवित रहना है। ठीक है, तो आगे आते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, ये मेहरगढ़ में एक घर है। ठीक है, इसमें 4 आपका वो है, क्या है, 4 रूम है। ठीक है, इसमें एक अनाज सेव करने के लिए भी है रूम। ठीक है, अनाज यानी खाद्यान्न सेव करने के लिए रूम है ना। खाद्यान्न सेव करने के लिए भी रूम है। ठीक है, देखिए आगे बस में क्या लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। ठीक है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ईरान जाने का जो रास्ता है सबसे महत्वपूर्ण, जो बोलन दर्रा पड़ता है। बच्चों, आपको मैप भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मेरी ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं धीरे धीरे और आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल समझ लीजिए ईरान एक देश है। ठीक है, जैसे भारत अपना देश है, वैसे ईरान भी अपना देश, ईरान मतलब ईरान एक देश है ना। तो एशिया में पड़ता है, और तो उसमें हम लोग क्या देखना है, उसमें क्या बताया गया है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर नॉर्मली लोगों ने सबसे पहले भेड़ बकरी पालना और जौ, गेहूँ उगाना सीखा, स्त्री पुरुष दोनों ने। ठीक है, ये ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास में पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर, जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे, यानी सेविंग के लिए काम आते थे। ठीक है, किसके लिए? सेविंग के लिए, है ना। लोग सेव करते थे अनाज को, ताकि कोई आपदा विपदा आ जाए तो उसको अपना मैनेज कर सकें, है ना। मेहरगढ़ का चित्र, मेहरगढ़ के शायद ऐसे देखते हैं। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है ना, घर की क्वालिटी क्या है, आप देख लीजिएगा।
एक चीज़ और है सबसे खास इसमें, ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी प्रति उसकी सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते हैं ना। लोग मरने के बाद कब्र में उसके कुछ सामानों को रख देते थे, सोचते थे कि लोग स्वर्ग में जाएगा इंसान तो उसको यूज करेगा, है ना, ऐसा लोगों की मान्यता थी। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया होगा ना। परलोक में जो है मृतक बकरी पका बकरी पका के खा रहा है ना। ये मृतक परलोक में बकरी पका के खा रहा है, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल की पहचान सकते हो? ठीक है, पहचानिए। हमारे ख्याल से तो यही होगा, या फिर ये भी हो सकता है ना। ये दोनों बकरी ही हो सकते हैं, ये तो इंसान है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों सबसे शानदार पेंटिंग है ना, पेंटिंग का सबसे शानदार नमूना यहाँ पे पेश है। ये फ्रांस है ना, जिसकी जो अपना फ्रांस है, फ्रांस कंट्री है, वहाँ पे इसको फ्रांस एटलस में ढूंढ लीजिएगा, मतलब मैं दिखा दूंगा जब मैप का बनाऊंगा तो। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि एक तस्वीर, इस चित्र में एक गुफ़ा, यह चित्र फ्रांस का एक गुफ़ा का है, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, है ना। इस गुफ़ा की खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी, है ना। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, है ना। आज के चित्र जो होते हैं वो तो पानी डाल के तुरंत मिट जाते हैं, मतलब स्केच कलर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको तो पता ही है, मगर देखिए नेचुरल कलर कैसा होता है कि अभी तक मिटा नहीं है ना। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर और बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, ठीक है। इस पेंटिंग को आप देखिएगा। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। किससे बनाया गया? लौह अयस्क और चारकोल। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बताऊंगा बाद में। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, है ना। या तो अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा या फिर पार्टी वे टाइप का होगा, है ना। तो आते हैं आगे। एक उपयोगी शब्द, आखेटक खास संग्राहक क्या होते हैं, है ना। तो पहले बात हम लोग इसके बारे में कर लेते हैं, है ना। एक मिनट, ये हो गया आपका। एक नौपाषाणिक पुरा स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढे, तुर्की को ढूंढिएगा एटलस में, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मैं एक मैप का लेक्चर और लेके आऊँगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चैताल हुमक नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है, ठीक है। ये एक प्लेस है चाताल युग, ठीक है। कहाँ पे है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, ठीक है, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। सबसे खास बात यह कि बच्चों उस समय इंटरनेशनल मार्केट स्टार्ट हो गया था, है ना। ये आज का नहीं है, ये पूरा नौपाषाण युग का है, नौपाषाण युग का है। सोचिए, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा था उस समय, है ना। सबसे खास बात ये है, लोग कहाँ कहाँ से, सीरिया से आ रहे हैं, तो तुर्की से आ रहे हैं, तो ईरान से आ रहे हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है। और उपयोगी शब्द के बारे में देखते हैं। आखेटक खास संग्राहक उसे कहते हैं, आखेटक उसे कहते हैं जो भाले वालों से शिकार करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और खाद्य संग्राहक यानी जो जगह जगह घूमकर अपने भोजन को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, ठीक है। पुरा स्थल जहाँ पे पुरानी चीज़ें पाई जाती हैं। उद्योग स्थल यानी जहाँ पे व्यापार किया जाता है। आवासीय स्थल जहाँ पे रहा जाता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के बारे में बता चुका हूँ। कृषक के बारे में पता है, पशुपालक जो पशु पालते हैं। नौपाषाण युग आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे बताना है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। इसमें आग का आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन है, मैं बताया हूँ, इसको बताइएगा।
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और बेल आइकन में क्लिक करिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके मोबाइल पे और आपके चैनल पे आती रहे, आपके पास आती रहे और आप इसे देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।